देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का यानी मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का, मेरे साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के सभी साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है भारतीय टेलीविजन पर जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ये तय करते हैं कि किस मुद्दे पर वो बहस को देखना चाहते हैं और आप दर्शक ही पब्लिक के मंच के साथ हमारे साथ सीधे लाइव अपने घरों से, अपने दफ्तरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ निकिता रावत दिल्ली से जुड़ेंगे, हमारे साथ अमृता सत्यान ग्रेटर नोएडा से जुड़ेंगे, हमारे साथ नीलेश शुक्ला प्रयागराज से जुड़ेंगे, हमारे साथ सागर शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे। ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आज के बहस के मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मुद्दा है जावेद अख्तर के बयान पर क्यों बढ़ा बवाल। जावेद अख्तर इतने शानदार गीतकार हैं, कई सारे अवार्ड सरकार की तरफ से उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जावेद अख्तर ने आज आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल की तुलना एक इंटरव्यू में आज से पहले तालिबान के साथ कर दी। उसके बाद इसको लेकर बवाल जारी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने इसको लेकर विरोध जताया है। सामना में बाकायदा लिखा गया कि जावेद अख्तर को आरएसएस से तालिबान की तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और उसकी विचारधारा हिंसक कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने भी यही कहा। लेकिन सवाल यह है कि जावेद अख्तर ने क्या यह तुलना राजनीति के आधार पर की है या जावेद अख्तर की इसके पीछे कोई राजनीति है। पहले इसको समझ लीजिए इस पैकेज के आधार पर, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे अपने सबसे बड़े पैनल के साथ। गीतकार जावेद अख्तर के विवादित बोल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, 2 दिन पहले दिए एक बयान में उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन की तुलना सीधे खूंखार तालिबान से कर डाली, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने जावेद अख्तर को चिट्ठी लिख अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, तालिबानी आतंकवाद के साथ हिंदू धर्म और आरएसएस की आपसी तुलना एक सुनियोजित रणनीति की तरह दिखती है। तालिबानी राजदूत के रूप में कार्य करते हुए उनकी विचारधारा को हिंदू धर्म के साथ तुलना करके महिमा मंडित किया जाता है। देश की तरक्की के लिए आरएसएस हमेशा सोचती है। उस आरएसएस के बारे में ऐसी घिनौनी बातें करते अपनी तालिबानी वृत्ति दिखाई है। शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए गीतकार जावेद अख्तर की आलोचना की है और हिंदुत्व की तालिबान से तुलना करने को हिंदू संस्कृति का अपमान बताया है। शिवसेना ने भी साफ कहा कि आरएसएस राष्ट्रीय निर्माण वाला संगठन है। देश की किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये देश एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। हालांकि जावेद अख्तर के बचाव में कांग्रेस नेता तारिक अनवर उतर आए हैं। जावेद अख्तर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही है। तालिबान जो है वो यही काम करता है कि जो उनके मर्जी के खिलाफ कोई भी अगर खड़े होने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो यही काम आरएसएस, बीजेपी भी कर रही है। दरअसल जावेद अख्तर पहले भी कई विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन जावेद साहब की इस बार जुबान कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। देश की बहस में चर्चा है कि जावेद अख्तर ने किस मानसिकता के तहत संघ जैसे देशभक्त संगठन और समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाले संगठन को खूंखार तालिबान से तुलना कर डाली। इस तरह के विवादित बयान देने के पीछे क्या कोई एजेंडा है? और देश की बहस में हमारा सवाल आज का इसी से जुड़ा है। क्या जावेद अख्तर का बयान राजनीति से प्रेरित है? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। जवाब कैसे देना है आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम देश के बहस के दर्शकों की क्या राय है ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है, आप मुझे कई बार मैसेजेस करते हैं कि आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो प्लीज एक व्हाट्सएप कर दीजिए 9711000066 पर। हम आपको देश की बहस के अंदर अपने घरों से लाइव शामिल करेंगे। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं और मेरे साथ सबसे पहली दर्शक निकिता रावत दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन संजू वर्मा जी को। मैं
इंट्रोड्यूस करता हूं अवनिजेश अवस्थी जी, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ के विचारक हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह हैं, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ सेना के अंदर भी काम कर चुके हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि लेफ्ट के नेता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। संजू वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या संघ की तुलना तालिबान से करी जा सकती है? तालिबानी वो सोच जो औरतों को लाठी से मारती है, डंडों से मारती है, कोड़ों से मारती है। एक महिला को हम जानते हैं यहाँ पर, अफगानी शरणार्थी, उसकी आंखें निकाल दी तालिबान ने, क्योंकि वो अफगान नेशनल पुलिस फोर्स के अंदर काम करती थी। क्या संघ से ऐसे लोगों की तुलना की जा सकती है? दीपक जी, पहली बात तो ये कि तालिबान तानाशाही में विश्वास रखती है और आरएसएस लोकतंत्र और गणतंत्र में विश्वास रखती है। दूसरी बात, तालिबान सत्ता में थी 1996 से लेकर 2001 में अफगानिस्तान में, और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, जब तालिबान सत्ता में थी कई साल पहले अफगानिस्तान में, तो छोटी कन्याओं को एजुकेशन लेने की मनाही थी। जो युवतियां हैं और महिलाएं हैं, उनको बाहर जाकर, घर से बाहर दफ्तरों में काम करने की मनाही थी। यहां तक कि शरिया लॉ को इतनी बुरी तरह से तालिबानियों ने इंप्लीमेंट किया था कि यदि कोई महिला आंख उठाकर एक पुरुष को देखती है तो उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन की गई है, और ये सब आंकड़ों के समेत पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है। और ये कोई मतलब मैं कहानियां नहीं बता रही हूं यहाँ पर। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, सबसे मजेदार बात तो ये है कि 1934 में वर्धा रेजोल्यूशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि आरएसएस का जो योगदान है इन एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, इन प्रोमोटिंग ब्रदरहुड अमंग्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ये सराहनीय है। 1939 में भीमराव अंबेडकर जी, बी.आर. अंबेडकर को तो हर कोई मानता है, चाहे राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, उन्होंने पुणे में 1939 में कहा कि आरएसएस की सबसे बड़ी खूबी यह है दैट इट बिलीव्स इन अ कास्टलेस सोसाइटी, मतलब जातिवाद के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए, ये आरएसएस का मूल धर्म है। और मुसलमान एक थे जाकिर हुसैन, जिनकी इंट्रोडक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, उनकी बहुत अच्छी लेगेसी रही है। उन्होंने मोंगिर में कहा था that Muslims should learn from RSS the concept of unity and brotherhood। तो जो लोग, जावेद अख्तर जैसे अनपढ़ लोग, ये मैं इनको बोलती हूँ पढ़े लिखे अनपढ़, जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ों को थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपना मुंह खोलना चाहिए। ये मोदी विरोध करते करते इतना देश विरोधी बन चुके हैं कि जब ये मुंह खोलते हैं, इनको खुद नहीं मालूम होता कि हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, रैशनली बात कर रहे हैं, या कट्टरपंथी को प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे लगता है जावेद अख्तर इज अ बिगट, और ये कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, आपको कहां से आरएसएस जो है तालिबान के बराबर का संगठन लगता है? क्या जावेद अख्तर के विचार से आप सहमत हैं विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए, ड्रेस रिहर्सल तो शुरू ही हो गया है। जब जंतर मंतर के ऊपर नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, तो हिंदुवादी संगठनों ने ड्रेस रिहर्सल आरएसएस ने तो नहीं लगाए थे, मेन वो किसी आरएसएस ने तो नहीं लगाए थे, और जिन लोगों ने लगाए वो नॉन अवेलेबल वारंट के तहत जेल में हैं। संगठनों ने, आपको पता नहीं है, आपके वो लोग नॉन अवेलेबल वारंट के साथ जेल में। विवेक जी, अरे मुझे सब पता है, आप सुनिए जरा। हाँ, तो आप जस्टिफाई ना करें प्लीज, उन लोगों को जस्टिफाई करने दीजिए, आप एंकर हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो जब ये नारे जंतर मंतर पे लगते हैं जिसमें आप गलत फैक्ट बोलते हैं तो मुझे टोकना पड़ता है, वरना मैं आपको कभी नहीं टोकता। तो उसके बाद मैंने नहीं टोकना नहीं पड़ता, गलत सच नहीं है सर। हिंदू फैनेटिज्म इन द कंट्री, ये एक सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। वहां पे मॉब लिंचिंग की वारदात, आप हिंदू हैं, फैनेटिक हैं? हिंदू राष्ट्र, विवेक श्रीवास्तव जी मुझे बताइए, आप हिंदू हैं, फैनेटिक हैं? जबरदस्ती, सुनिए, आप हिंदू हैं, आप फैनेटिक हैं? बताइए ना, आप हिंदू हैं, फैनेटिक हैं? एक बहुत बड़े धड़े को ये कंपेयर कर लीजिए ना सर, एक बहुत बड़े धड़े को इस देश आप की बताइए ना, आप फैनेटिक हैं विवेक भाई? कर रही है। मैं तो कम्युनिस्ट हूं। नहीं, आई एम अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों को धर्म में मत बांधिए, हम किसी धर्मों के वो नहीं। लेकिन जो हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा है, आप उसको डरा के धमका करके कि भैया मुसलमानों का राज हो जाएगा। 14.5% मुसलमानों से 85% हिंदुओं का धर्म खतरे में आ गया। हिंदुइज्म इज इन डेंजर, सब खत्म हो जाएगा, मुगलों का साम्राज्य आ जाएगा, हिंदू अपनी जान बचाओ।
और इन मुसलमानों से बचो। ये नैरेटिव आरएसएस और हिंदूवादी संगठन सेट करके वोट ला करके मोदी को सरकार में डाल रहे हैं। डेवलपमेंट में आप जीरो हैं। और गोवलकर जी की आरएसएस में और आज की आरएसएस में एक बात और आप समझ लीजिए, 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइवेटाइजेशन की नीति लेकर के आए, हमने विरोध किया। आरएसएस ने शुरू किया था स्वदेशी जागरण मंच, जो आज सिर्फ नाम का है। प्रधानमंत्री मोदी 100% एफडीआई की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आप हट चुके हैं अपने ढर्रे से, आप सिर्फ बिजनेसमैनों की दलाली कर रहे हैं और एक रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ा करके वोट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पे संजू वर्मा जी, ये कम्युनिस्ट है, फैनेटिक नहीं, लेकिन हिंदू फैनेटिक है के हिसाब से। आपको इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? हिंदू फैनेटिक नहीं है, हिंदुओं को फैनेटिक बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा हिंदू फैनेटिक है, मुसलमानों के बीच में डिवाइड क्रिएट करके। संजू वर्मा को बोलिए, संजू जी जवाब दें, फिर मैं गोडसे को डिनाउंस करें। अली भाई के पास जाऊंगा, फिर मैं अली भाई के पास जाऊंगा और अमरीश जी के पास जाऊंगा। तो बोले कि गोडसे मुर्दाबाद। नहीं, पहले बोल दें गोडसे मुर्दाबाद, अगर ये गांधी को रियलाइज कर रही है तो। और भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था, और कॉमरेड भगत सिंह ने भी साफ कहा था। ठीक है, अच्छा विवेक भाई सुन लीजिए ना, हम अपने आर्गुमेंट छोटे छोटे रखते हैं ताकि आसानी से एक दूसरे की बात का जवाब दे सके, काउंटर कर सके। जी दीपक जी, मैंने विवेक श्रीवास्तव की बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये आरएसएस नहीं कह रही, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हर कोई मानता है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो आतंकवादी संगठन है, 10 बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, 9 out of 10 have मुस्लिम डीएनए, रैडिकल इस्लामिस्ट डीएनए। तो रैडिकल इस्लाम को जो लोग हामी नहीं भरना चाहते कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, और शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को नीचे रखकर ये कहते हैं कि सैफरन टेरर तो है पर रैडिकल इस्लामिस्ट जैसा कोई आतंक या टेरर है नहीं। मैं कहती हूँ इनके जैसा बड़ा कोई हिपोक्रेट है ही नहीं। थैंक यू, अपना सच्चा चेहरा इस्लामोफोबिया दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था आप ये बोले और आपने बोला। इस्लामोफोबिक है क्या? हाँ, आप इस्लामोफोबिक हैं, आरएसएस इस्लामोफोबिक है, और आप लोग भाईचारे में विश्वास नहीं करते। नहीं, क्या ये सच नहीं है विवेक जी? मेरा एक काउंटर सवाल है संजू जी से भी, आपसे भी है। क्या ये सच नहीं है कि दुनिया के टॉप 10 आतंकवादी संगठन में से ज्यादातर इस्लामिक रेडिकल्स हैं? जी, क्या ये सच नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? इनको अभी अब सुन लीजिए सर, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड सर, 10 सेकंड, आई नीड 10 सेकंड। हाँ बोलिए ना, बोलिए, फिर मैं अली भाई के पास चलूंगा। 250 साल हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आजाद हुए, 250 साल हुए हैं, जिसमें से 225 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ युद्ध में रहा है। चाहे वियतनाम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट है। वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं, वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है विवेक श्रीवास्तव जी। तो जब आप विवेक श्रीवास्तव जी, वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं, अमेरिका की बात नहीं कर रही है। वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात नहीं कर रही है। मतलब कम्युनिस्ट चश्मा क्या होता है? मैं सीधे अली भाई के पास चलता हूँ। अली भाई मुझे बताइए, क्या आप जावेद अख्तर के बयान से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इनकी तुलना तालिबान से की जानी चाहिए? मैंने सबको बड़े तसल्ली से सुना, और विवेक भाई जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और इनकी भावनाएं मैं समझता हूं। बिल्कुल इनकी बात कोई गलत नहीं थी, लेकिन इनका जो कंसर्न है वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैं जावेद अख्तर साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि इट्स अनफेयर है, ये नाइंसाफ़ी है कि किसी भी हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन को तालिबान से कंपेयर करना। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अब वही चीज़ अगर हम बोलें तब हम वो फेयर हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और जो वहाँ पे नारे लगे थे जब मूले काटे जाएंगे, जो गलत बात थी, वो आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया था, वो किसी और की फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जो कि बहुत ही गलत किया था, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को ताजुब है कि अब तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और विवेक भाई ने बड़ा अच्छा काम किया था उस टाइम। सब जेल में, अली भाई सब जेल में, पिंकी चौधरी उसके जो नेता थे, सो कॉल्ड उनके जो नेता थे वो जेल में है, नॉन बेलेबल वारंट, कोर्ट ने उनको 3 बार बेल देने से इनकार कर दिया, जेल में। फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक्सेप्ट, क्योंकि विवेक भाई ने बहुत ही अच्छा कैंपेन चलाया था, तो इसके लिए उन पे कार्रवाई उन पे होनी पड़ी।
अच्छा, अब मुझे लगता है जावेद अख्तर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका खुद बहुत बड़ा फैन हूं मैं, और उनकी राइटिंग्स का, उनकी शेर शायरी का, मुझे लगता है इनको कुछ इल्म नहीं है अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन 64 का है और 2004 का है। इसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 30 बी, कुछ उनको इल्म नहीं है इसके बारे में। उनको पता ही नहीं तालिबान करती क्या है। तालिबान जो है खुद वहां पे, जावेद अख्तर साहब ने ये कहा था कि ये तालिबान वहां पे मुस्लिम राज्य चाह रही है, मुस्लिम स्टेट चाह रही है, और उसी तरीके से उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया कि आरएसएस हिंदू स्टेट चाह रही है। अब उनको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में ऑलरेडी मुस्लिम स्टेट है, वो ऑलरेडी वहां पे मुस्लिम रिपब्लिक है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। खैर वो अलग बात है। अब उनको ये भी मालूम नहीं है कि तालिबान करके रहे, वो अपने ही लोगों को मार रहा है, वो वहां पे मुसलमानों को ही मार रहा है। आरएसएस तो यहाँ पे कहीं पे अपने लोगों को, हिंदुओं को नहीं मार रही है। मैं खुद आरएसएस का फैन नहीं हूं, लेकिन जो बात है मैं वो बात साफ रखूंगा, कोई किसी का पक्ष नहीं रखी, मैं बिल्कुल बैलेंस तरीके से, न्यूट्रल तरीके से जो बात है वो स्पष्ट तरीके से बात करूंगा। बिल्कुल सही, दो टूक बात कही अली भाई आपने। को दरअसल शेर शायरी के अलावा थोड़ा, बिल्कुल दो टूक बात कही आपने, और आप ही के तर्क में विवेक श्रीवास्तव जी के पास ले चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, किस हिंदू को मारा आरएसएस ने, किनकी लिंचिंग कर दी, किसने क्या कर दिया जो आप उनकी तुलना तालिबान से करेंगे? उस तालिबान से जहां पर महिलाओं की आंखें निकाल दी जाती है, 12 साल की लड़कियों का 60 साल के बुड्ढों के साथ जबरदस्ती बंदूक की नोक पे निकाह करा दिया जाता है, इसको आप इस्लामोफोबिया कहेंगे? जी, अब आप सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था ड्रेस रिहर्सल तो शुरू हो चुका है। अब आपके ये क्या बात हुई भाई? आज एक एग्जांपल बता दीजिए जब आरएसएस ने तालिबान की तरह बिहेव किया, एक एग्जांपल बता दीजिए मुझे भाई, मेरे को। और जब हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जिन लोगों ने वो किया उसको सजा ना मिली हो, एक एग्जांपल बता दीजिए ना। जी ठीक है, तो अब आप मुझे, हाँ, मुझे बोलने दीजिए आप पहले। देखिए, अब यहाँ संजू वर्मा बैठी हुई हैं, इन्होंने शुरुआत करी गांधी जी से, फिर शुरुआत करी अंबेडकर से, लेकिन जब मैंने कहा कैन यू डिनाउंस गोडसे, तो शी कैन नॉट डिनाउंस गोडसे, गोडसे के खिलाफ नहीं बोलेंगी कभी। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये इस्लामोफोबिया पे पहुंच गई। इन्होंने बोला साहब ये मुसलमान खराब होते हैं, देखिए सारा का सारा आतंकवाद जो है वो तो मुसलमान फैला रहे हैं। मैंने कहा कि अमेरिका इज द क्रिएशन ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, तालिबान वाज क्रिएटेड बाय अमेरिका। अब क्योंकि ये लोग भाई अमेरिका की तरफदारी करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका को नहीं क्रिटिसाइज किया, भाई चाइना पे पहुंच जाएंगे। तीसरी बात स्वदेशी जागरण मंच के बारे में थोड़ा बता दें मुझे। आपकी पॉलिसी 100% एफडीआई गोवलकर को बेच के खा गए आप। आपने एक नया आरएसएस खड़ा करा है, उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी स्वदेशी हमें दिखती नहीं। विवेक जी, सम्मान के दायरे में रह के बात कीजिए ना। अब जो सम्मान के दायरे में, सबके साथ, हम सबके साथ सम्मान के दायरे में बात करें। मैंने तो कौन सी मैंने किसका सम्मान नहीं हुआ? किसका सम्मान नहीं हुआ? मैंने किसका सम्मान नहीं हुआ? किसका सम्मान नहीं हुआ? क्यों करूं मैं गोवलकर का सम्मान? क्यों करूं मैं गोवलकर का सम्मान? और क्यों करूं मैं आरएसएस का सम्मान? मैं कम्युनिस्ट हूं और मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। मैं नहीं सम्मान करता उन विचारधाराओं को जो देश को तोड़ना चाहती है। मैं भारत का सम्मान करता हूं, भारत के संविधान का सम्मान करता हूं। गोडसे का सम्मान करूंगी इनकी तरह? डिनाउंस करें गोडसे को, ये नहीं करेंगी। ये इस्लामोफोबिया को लेकर के बैठी है, ये करें डिनाउंस हिंदू राष्ट्र को। आप डिनाउंस करिए हिंदू राष्ट्र को, आप बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन, तब मैं आपको सम्मान दूंगा। आप डिनाउंस करिए राष्ट्र को, आप बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर और रहेगा, मैं दूंगा सम्मान सबको। किसी को कोई गाली नहीं दे रहा है। आप कंसेप्चुअली गलत और कम्युनल लोग हैं। आप लोग कम्युनल एक संगठन है और कम्युनल राजनीति को बढ़ावा दे करके वोट पोलराइज करके आप वोट लेते हैं। इस्लामोफोबिया आपका डीएनए है। हिंदू राष्ट्र को आप, मैडम आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे स्वेयर करता हूं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं। वैलेंटाइन डे पे जाकर के जब बजरंग दल लड़के लड़कियों को रोकता है तो क्या वो तालिबानी सोच नहीं है? वैलेंटाइन डे मनाएंगे आप मैडम? आप वैलेंटाइन डे के फेवर में हैं? जरा मुझे बताइए, आप वैलेंटाइन डे में आ गए? एक मिनट विवेक भाई, निकिता रावत तालिबानी सोच है। जुड़ गए, दर्शक की बात सुन लेते हैं। बजरंग दल की तालिबानी सोच है। जनार्दन की बात आप भी सुनिए, अच्छा रहेगा। निकिता बताइए, क्या आपको लगता है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तालिबान से तुलना की जा सकती है? निकिता बताइए, आप क्या सहमत हैं जावेद अख्तर साहब से? नहीं, जावेद अख्तर सर ने जो स्टेटमेंट बयां करी है कि तालिबान और
आरएसएस की तुलना जो उन्होंने एक साथ करी है वो उसके बाद से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो पूरा एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें इसका मतलब हुआ कि हम किसी को भी सेक्स, कास्ट, रिलीजन उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, तो आरएसएस तो हमारे सपोर्ट करता है ना, तो उसको हम तालिबान के साथ तुलना कैसे? बिल्कुल सही कहा निकिता, बिल्कुल सही आपने। निकिता, मैं आप ही की बात को अवनीजेश जी के पास ले जाता हूँ। अवनीजेश जी, थोड़ा सा बताइए ना, विवेक भाई को गोलवलकर जी कौन थे, बताइए इनको थोड़ा सा। दीपक जी, मैं एक बात बड़ी साफ से कह दूं, बीच में कोई बोलेगा मैं डिबेट छोड़ दूं। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और ना मैं टॉलरेट करता। जिसके बारे में आज ये कहा गया, 2-3 बातों का मैं जवाब देता हूँ जो यहाँ पर आई है। पहली बात ये कि उनका कि ड्रेस रिहर्सल तो शुरू हो गया है। 1 महीने पहले की बात कर रहे हैं ना। 30 साल पहले इसी देश में कश्मीर में एक ही संप्रदाय के हिंदुओं को वहां से पूरी तरीके से निकाल दिया गया। जावेद अख्तर की कलम से मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा, आज तक नहीं फूटा। 1984 में एक संप्रदाय के सिखों को घर से निकाल करके टायर डाल करके जलाया गया, मारा गया, दुकानें लूटी गई। एक आदमी नहीं पकड़ा गया। एक आदमी, वो जो जिसको सजा हुई है, जो आज की समय में जेल में है, 35 साल बाद हुआ जेल, उसको 35 साल लग गए। सार्वजनिक रूप से दिल्ली की राजधानी में हुआ। 3 दिन तक लगातार होता गया। हजारों सिख मारे गए, दुकानें लूटी गई, घर से लड़कियों को पकड़ा गया, कोई कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने कहा संख्या कि कहां पर 100 करोड़ हिंदू और 10-12% के मुसलमान हैं। यही तो आप कह रहे थे कि तालिबान जो हैं वो 60-70 हजार थे, अफगान की सेना 3 लाख थी, फिर भी हार गई। यहाँ बाबर आया था कुछ 100 सिपाहियों को लेकर के, जयचंदों की वजह से यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने राज किया, मोहम्मद गजनवी ने राज किया, तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, चंगेज खां आया, बाबर आया। कितने नाम गिनाऊं? किसी एक हिंदू का नाम आप बता सकते हैं जिसने कभी किसी पर आक्रमण किया हो? कभी किसी ने एक पर आक्रमण किया हो? एक नाम मुझे बता दीजिए, मैं सचमुच में डिबेट में हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन ऐसा है नहीं। पूरा राजपूताना आपस में लड़ता था। मैंने कहा था दीपक जी, मैं किसी को बीच में बोला था क्या बीच में? मैं बोला था क्या बीच में? दीपक जी, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कोर्ट से हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, बात संख्या की नहीं है, बात पूरे इतिहास की। देखिए, मैंने उदाहरण दिया 1984 का, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ, डायरेक्ट एक्शन का भी दे सकता हूँ। लेकिन जो लोग माओ के समर्थक हैं, जो चीन के अधिनायकवादी लोग, जहां लोकतंत्र नहीं है उसके समर्थक हैं, जहां थिएननमेन स्क्वायर पर 50,000 स्टूडेंट्स को टैंकों से रौंद दिया जाता है लोकतंत्र की मांग पर, जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, जब वो इस तरीके की बात करते हैं, तो उनका एजेंडा है। जावेद अख्तर की कोई नई बात नहीं है, 2014 से है ये। उनको संसद में भेजा गया था, राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। किस लिए किया गया था? यही सब करने के लिए तो किया गया था। ये तो सिर्फ ऋण चुका रहे, कर्जा चुका रहे और कुछ नहीं है। मैं इनको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं, जो पैनल पे बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, खासतौर पे विवेक भाई को, कि विवेक भाई जब आप बात कर रहे हैं तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी की एक बड़ी बैठक चल रही है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के गैप को कैसे कम किया जाए उस पर बात कर रहे हैं। ये भी क्या तालिबानीकरण है? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। मैं दिखा रहा हूं, उसके विजुअल्स भी दिखा रहा हूं जो बैठक चल रही है। संजू जी, इसके बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा। आप देखिए ऐसा है, ऐसी मीटिंगों के चलने से कभी शेर और बकरी में मित्रता नहीं हुई है। एक बात को आप समझ लीजिए। तो आप मान रहे शेर और बकरी में मित्रता नहीं हो सकती, हिंदू और मुसलमान में मित्रता नहीं हो सकती, आप मान के चल रहे हैं? नहीं, यही कम्युनिज्म की फिलॉसफी है। आपने बिल्कुल हो सकती है। आपकी मानसिकता जो शेर वाली है उसको बदलिए, शेर वाली मानसिकता को बदलिए और मित्रता की मानसिकता रखिए। वो तब होगी जब आप अपने एजेंडे में से हिंदू राष्ट्र के बजाय एक सेक्युलर इंडिया के कॉन्सेप्ट को प्रमोट। हर कोई खड़ा होकर के आरएसएस के लिए ताली बजाएगा, मैं भी बजाऊंगा, इस साथ में सब। आप पहले अपने हेट के एजेंडा को साइड में रख के एक यूनिफाइड डाइवर्स इंडिया है उसको एक्सेप्ट करें, उसके अंदर यूनिटी की बात करें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, और ये राष्ट्र सबका है। मुझे संजू वर्मा जी, मुझे स्मरण में नहीं आता जो गोडसे की विचारधारा है, जब आरएसएस ने ये कहा हो कि हम सेक्युलर इंडिया को मानते ही नहीं, विवेक श्रीवास्तव क्यों जोर देकर इस बात को बोल रहे हैं? दीपक जी, अब मेरी तो बोल देना ये कि हिंदू राष्ट्र एक गलत कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट ही गलत है, बोल दें, मैं मानूंगा। दीपक जी, मैं तभी बोलूंगी यदि आप हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट को मैडम डिनाउंस कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपका सम्मान बहुत,
हाँ बोलिए। नहीं मत जाइए नहीं, नहीं, can you- because you are not able to control him. ना नहीं वो नहीं बोल रहा, आप बोलिए आप बोलिए ये क्या तरीका है डिबेट का? मैं जैसे बोलने लगती हूँ बीच में आते हो और आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों को आप भाषण देते हो कि संजू जी बार मत बोलिए, टोकिए मत। विवेक श्रीवास्तव को आपने खुली छूट देकर रखी है कि जाओ और डिबेट में जो करना करो। ये क्या तरीका है डिबेट का? बिल्कुल नहीं दे रखी संजू जी, वो चुप बैठे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं। देखिए ना, आप जब से बोल रहे हैं बोल नहीं रहे हो, एक बार बोले फिर रुक गए हो। आप बोलिए। विवेक श्रीवास्तव बीच में टोकेंगे तो मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगी, इतना आप सुन लीजिए। थैंक यू। पहली बात तो ये, अल्लाहू अकबर बोल के चार्ली हेब्डो अटैक किसने करवाया? रेडिकल इस्लामिस्ट ने। ब्रसल्स बॉम्बिंग किसने करवाई? रेडिकल इस्लामिस्ट ने। ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग किसने करवाई? रेडिकल इस्लामिस्ट ने। स्वीडन में लोन वुल्फ अटैक किसने करवाया? रेडिकल इस्लामिस्ट ने। मक्का मदीना की बॉम्बिंग किसने करवाई? रेडिकल इस्लामिस्ट ने। और सुनिए, अभी हाल ही में काबुल में बॉम्बिंग किसने करवाई? रेडिकल इस्लामिस्ट ने। अल्लाहू अकबर का नारा देकर महिलाओं का कत्लेआम करना, अल्लाहू अकबर और नारा तकबीर बोलकर ग्लोबल जिहाद के नाम पर लोगों को बम से उड़ा देना, ये रेडिकल इस्लाम की नस्ल है। और जो लोग इसको इनकार करते हैं, आप इनको इस्लामोफोबिक मत बोलिए। हम सच बोल रहे हैं और आपको सच कड़वा लगता है। यही जावेद अख्तर है जो हिंदुओं का अपनी पिक्चरों में मजाक दीपक जी, आपको उत्तर मिल गया? मोहन भागवत की मीटिंग का उत्तर आपको इन्होंने दे दिया। मोहन भागवत की मीटिंग का उत्तर आपको मिल गया दीपक भाई? क्या इन्होंने बताया? मैं सीधे अली भाई के पास चलता हूं। अली भाई, इन्होंने ये बताया कि आरएसएस मुसलमानों और इस्लाम के बारे में क्या सोचती है। अरे अली भाई को भी सुन लीजिए, फौज में रह चुके हैं, इतने शानदार वक्ता हैं, उनको भी सुन लीजिए, तो थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। अली भाई मुझे बताइए, क्या ये सच नहीं है कि यूएन जिन टॉप 10 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उसके पीछे रेडिकल इस्लामिज्म है, इस्लाम का विकृत स्वरूप? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई भी जो रेडिकल हो, कोई भी एक्सट्रीम तरीके का रास्ता अपनाए, वो गलत है। चाहे हिंदू रेडिकल हो, चाहे मुसलमान रेडिकल हो। मैं सन 2019 में जब पुलवामा हमले हुए थे, तब एक ओपन लेटर लिखा था, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, और उस पर मैंने समझाया कि भैया जिहाद का असली मतलब क्या होता है। अभी संजू वर्मा जी कह रही हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब होता है एक्चुअली गॉड इज ग्रेट। जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, और कहना भी चाहिए, अच्छा शब्द, अच्छा लगता है सुनने के लिए। वैसे ही अब जो भी रेडिकल, मैम मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं करा, देखे आपको पूरा देश देख रहा है। आप बीजेपी की नाक कटवा रही है मैडम, आप बीजेपी की नाक कटवा रही हैं। हमने किसी के हाथ पांव नहीं काटे, आप बोलकर हमने बम नहीं उड़ाए। आपको बीजेपी से तकलीफ है? नहीं, इनको बीजेपी से तकलीफ है, आपको बीजेपी से तकलीफ है। विवेक भाई, इनको बीजेपी से तकलीफ है, इनको तकलीफ है बीजेपी से। मैडम, आपको तकलीफ है बीजेपी से। विवेक भाई, इनको तकलीफ है बीजेपी से। दरअसल बात ये है, मेरी ड्रामा एक्सपोज हो रहा है, बात पहुंच गई मेरे तक। मेजर अली, ये बहुत अच्छी बात हो रही है, कम से कम यहाँ पे इनका इस्लामोफोबिया एक्सपोज हो रहा है। आइडियोलॉजी के चलते 10 करोड़ लोगों को माओ ने मार दिया। एक्सपोज हो गया विवेक भाई, इनको तकलीफ है बीजेपी से। जो खाली बर्तन होते हैं ना, खाली बर्तन, वो ज्यादा शोर करते हैं। इस्लाम, कुरान, मुसलमानों के प्रति जो इनकी हेटेड है, शोर नहीं करते। वो सामने आ गई है। संजू वर्मा जो है, इनके पास कंटेंट ही नहीं है बोलने का, तभी ये चीख के बातें कर रही हैं और ये बीजेपी की नाक कटा रही है। अरे हैरानी की बात है, संजू वर्मा जो है अपना तमाशा बना रही है, नेशनल टीवी पे ये बीजेपी की नाक कटवा रही है। मेरे को बड़ी शर्म आ रही है मैडम, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है आप पे, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है आप पे। आपको अकल नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, आप अपनी दिमाग की संतुलन खो बैठी हैं, तभी आप ये बात। अरे आप सूझ, यहाँ पे लंग पावर नहीं, दिमाग की पावर। आवाज तेज मत करिए, दिमाग को तेज करिए अपना है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको बीजेपी से कोई तकलीफ है, उन्होंने आपको पोजीशन नहीं दी, इनकी तकलीफ क्या है मैं बताता हूँ। इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ ये है, इनको लगता है कि बीजेपी इनको प्रवक्ता नहीं, इनको मिनिस्टर बनाए है, और मिनिस्टर बनाया नहीं, केवल प्रवक्ता बना रखा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है।
आप मोदी जी के अगर खिलाफ आपको एक अच्छा प्रवक्ता बनना है ना, सबसे पहले आपको एक अच्छा लिस्टर बनना चाहिए, एक बातों की सुननी चाहिए। ये विवेक भाई जी थे तो बहस करनी भाई, विवेक भाई ने अच्छा दोनों झगड़िए मत, जनता जनार्दन की आवाज सुनिए। मेरे एक दर्शक अली भाई संजू जी, मेरी एक दर्शक अमृता सत्य ग्रेटर नोएडा से जुड़ गई है, उनकी राय जान लेते हैं, जनता क्या सोचती है मुद्दे के बारे में वो भी समझ लेते हैं, फिर मैं पैनलिस्ट के बाद वापस आऊंगा। अमृता बताइए, क्या जावेद साहब ने सही कहा कि भाई आरएसएस और तालिबान दोनों एक तरह के हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब ने जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल की तुलना तालिबान से की है, वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है, क्योंकि आरएसएस एक देशभक्त स्थिति है और तालिबान जिस रास्ते पे चल रहा है वो क्रूरता से भरा है और उन लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत या दया भाव नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बोला अमृता, आपने बहुत सुंदरता के साथ आपने बात कही। और इसी बीच मेरे साथ सीधे नितेश राणे जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीधे नितेश के पास चलते हैं। नितेश, आपने जावेद साहब को एक पत्र लिखा है, क्यों और आपको क्या लगता है कि ये एजेंडा राजनीति से प्रेरित है? अगर ऐसा कहा है जावेद साहब ने तो उसके पीछे क्या राजनीति नजर आ रही है आपको? नहीं, जावेद साहब ने हमेशा जब ये इस तरह की वक्तव्य की है तो उनको कुछ ना कुछ तो उसमें से कॉन्स्पिरेसी हमको हमेशा दिखती है। जावेद साहब ने कभी भी जब भी ट्रिपल तलाक का निर्णय आया तभी जावेद साहब ने भूमिका कभी कुछ ली नहीं, उन्होंने कभी प्रशंसा की नहीं, कभी भी वो और उनके फैमिली ने, अख्तर फैमिली ने कभी भी मुसलमान भाइयों और मुसलमान समाज के लिए अलग से कुछ तो विधायक और सोशल काम करने की, मदद करने की कभी कुछ कोशिश की नहीं है, कभी कुछ हमको सुनाई में नहीं आया है। उनको इस तरीके का वक्तव्य देके कुछ तो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के सीधा इसका संदेश हमको दिख रहा है। जावेद साहब ने जिस तरीके से पूरी मुझे आरएसएस हो, बजरंग दल हो और विश्व हिंदू परिषद की तुलना की है, मुझे ऐसा उनको पूछना है कि इस तरीके का वक्तव्य वो पाकिस्तान और तालिबान में जाके कर सकते हैं क्या? और इस तरीके का वक्तव्य देने के बाद उनको उधर 1 मिनट खड़ा भी होने देंगे क्या? और उनको इस तरीके का वक्तव्य किस हिसाब से दे रहे वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कुछ आज तालिबान में हो रहा है, जो जिस तरीके के महिलाओं के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर जिस तरीके के उनका ये सब जो कहानियां हम लोग सुन रहे हैं, कौन सी उस तरीके के हादसे हमारे देश में हुए, ये जावेद साहब ने बताना चाहिए। इसलिए मैंने उनको एक खुला पत्र लिख के इतना ही पूछा है कि आप हमारे साथ डिबेट करने आइए, आप किसी भी न्यूज रूम में हमारे साथ आइए और बताइए ना कि तालिबान के तरीके से कौन सी ऐसी हादसा है ना हमारे देश में हुई है जिसका डायरेक्ट लिंक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से है। सिर्फ इस तरीके का वक्तव्य देके वो निकल नहीं सकते, या तो अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की बात मैंने उनके सामने कही है। आप चाहते हैं वो माफी मांगे, क्योंकि प्रूफ तो उन्होंने दिया नहीं, ना ही आपके बयान के बाद या आपके पत्र के बाद ना उसका कोई जवाब दिया है, ना कोई ओपन बहस के लिए वो आ रहे हैं। आपको लगता है कि उनको इस बयान के लिए अनकंडीशनल बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर उनको ये वक्तव्य देने के बाद अगर वो किसी भी संस्थाओं का अगर तुलना अगर तालिबान के साथ कर रहे हैं और अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो माफी मांगनी चाहिए ना। फिर कौन से बलबूते के ऊपर वो कह रहे हैं कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तालिबान जिस तरह है? क्या हो रहा है आज तालिबान में? जावेद अख्तर साहब को मालूम है? या तो 2-3 दिन जाके रह के आए तालिबान में, और फिर बताइए कि उसमें और जो हमारे देश में हो रहे हैं उसमें क्या फर्क है। आज आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वो जिस तरीके से देश में अलग अलग विधायक काम कर रहे हैं, लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं, तो उस तरीके का कौन सी चीज तालिबान में हो रही है? और जावेद अख्तर जी को क्या मालूम है तालिबान में क्या चल रहा है? इसलिए जाके आ जाए वहां से 2-4 दिन, हफ्ते भर में अपने पूरे फैमिली को जाके लेके जाए, उधर रह के आप वापिस आए और बताए हमको। इसलिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई भी रास्ता उनके पास नहीं है। अगर वो माफी नहीं मांगते तो
आप क्या करेंगे नीतीश, कैसे निषेध करेंगे उनका, कैसे विरोध करेंगे, कैसे अपनी जो सांकेतिक विरोध है वो दर्ज कराएंगे? 8 दिन का वक्त हम लोगों ने उनके पास दिया है। हमने एक खुली चर्चा की मांग की है। जावेद अख्तर जी को अगर उनको कुछ भी उनको कहना है तो हमारे पास आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आज हम देश को ये भी बताना चाहते हैं कि जावेद अख्तर जी को हम बात करने का मौका दे रहे हैं। अगर उन्होंने कल कुछ भी उसके पास ध्यान ही नहीं दिया तो उनको ध्यान कैसे उनके पर लाना है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। क्या आपको लगता है यह सेक्युलर राजनीति की मजबूरी है कि ऐसे संगठनों को गाली दी जाए या उनके बारे में इस तरह की तुलना की जाए जो बिल्कुल देखिए, जावेद अख्तर जी ये जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में हुआ था तभी वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे, वो और उनका पूरा फैमिली। ये जैसे मैंने पहले भी कहा है, जावेद अख्तर जी ने कभी भी ट्रिपल तलाक जैसे बड़े निर्णयों के ऊपर मोदी जी की कभी प्रशंसा की नहीं। इनको हमेशा इसी तरीके का षड्यंत्र करना है, गंदी राजनीति करनी है और उसी हिसाब से जावेद अख्तर जी पहचाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर जी का इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसके साथ भी मैं ये भी कहना चाहता हूं दीपक जी कि वो इस तरीके का षड्यंत्र, इस तरीके का वक्तव्य क्यों दे पाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बैठी है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो इस तरीके के वक्तव्यों को प्रोत्साहन देती है। आज इस तरीके का वक्तव्य वो उत्तर प्रदेश में जाके नहीं दे सकेंगे, मध्य प्रदेश में जाके नहीं दे सकेंगे, वो सिर्फ महाराष्ट्र में दे सकते हैं, वो सिर्फ अपना वेस्ट बंगाल में दे सकते हैं, झारखंड में दे सकते हैं। और महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार है वो उसमें उनको मदद कर रही है, इसलिए जावेद अख्तर इस तरीके का वक्तव्य दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, क्योंकि शिवसेना ने भी आज सामना में उनका ओपन तौर पर विरोध किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें राजनीति का समावेश करें, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इसके पीछे का पॉलिटिकल मकसद क्या है। नए पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। कौन कौन मेरे साथ जुड़ गए? मनोज यादव जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अवनीश अवस्थी जी बने हुए हैं, मोहम्मद अली शाह साहब बने हुए हैं मेरे साथ, और विवेक श्रीवास्तव बने हुए हैं। अली, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे सीधे मांगना चाहूंगा कि भाई जो लोग ये बातें करते हैं उनको थोड़ा सा तो ये भी सोचना चाहिए कि चलिए थोड़े दिन अफगानिस्तान में रह के आते हैं, थोड़े दिन काबुल कंदार घूमते हैं, फिर करते हैं कि क्या तुलना होनी चाहिए। विवेक भाई, आप भी थोड़े दिन घुमाइए। वरना उनको इंडिया में धमकाया जाएगा, उनके घर का घेराव किया जाएगा, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो जेल में डाला जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता नहीं है। सुनिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई कहानी नहीं है। योगी के उत्तर प्रदेश में आओ तो आरएसएस अच्छा है कि तालिबान अच्छा है? अपनी बहन बेटियों को एक बार तालिबान भेज तो भैया, तालिबान को एक्नॉलेजमेंट तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने दी है। अरे भाई, चीनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान को मान्यता तो मोदी साहब ने दी है। तो आप कंफ्यूज हैं, आपको बीजेपी की लाइन ही नहीं पता है। You don't even know the Indian government line. अरे भाई, जो चीनी एजेंट है, सुनो चीनी एजेंट तरीके से एक बात सुन लो। अगर आरएसएस की तुलना करना चाह रहे हो तो कोई चीनी एजेंट नहीं है। इमैच्योरिटी से बात मत करो, मैच्योरिटी से थोड़ा बात करिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में है। जावेद अख्तर एक सम्मानित इंटेलेक्चुअल है और उनको धमकाना गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में राष्ट्रीय महिला सेवा। अच्छा, एक सवाल में मनोज यादव जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की इन्होंने। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अली, मैं आपके पास 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। विवेक भाई, मुझे बताइए, चाइना में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना? जी नहीं, मैं इंडिया में रहता हूँ कि चाइना में, और आप कहाँ रहते हैं? इंडिया में सवाल पूछ रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बताइए ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है चाइना में? कर रहे थे आप, चाइना को छोड़िए। जिस नीतीश का नहीं, आप मेरी बात सुने। ये मनोज यादव को इंडियन गवर्नमेंट की लाइन नहीं पता। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल अपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग बुलाई, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान को मान्यता दी है। नाउ ही इज कंफ्यूज। ये मनोज यादव डिबेट में भक्ति दिखाई, इन्हें यही नहीं पता कि भारत सरकार की लाइन क्या है। हमें गणतंत्र दिवस में भैया, पहले राजभक्ति छोड़ दो, पहले जाकर के बीजेपी ऑफिस में डिबेट की तैयारी करके आओ। भारत सरकार का स्टैंड क्या है? भारतीय सेनाओं का विरोध कर रहे थे। भाई, मैं कहता हूं, बहुत बड़े हम चीन के गुलाम हैं। क्या जावेद अख्तर का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ या ना? हम चीन के गुलाम। चलिए, अब आप बताइए, इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फरहान अख्तर को धमकाया जाएगा, उसके घर का घेराव करोगे? क्या करना चाहते हो आप? या मारोगे हर मुसलमान को और हर इंटेलेक्चुअल को
जो आपके खिलाफ कुछ अरे बोलेगा। मारने की बात कौन कर रहा है विवेक भाई, मारने की बात कौन कर रहा है? अच्छा मैं अली के पास जाता हूँ। अली हाथ उठा रहे हैं। मनोज भाई एक के ऊपर एक ना बोले, एक एक करके बोले। बढ़िया डिबेट चल रही है, बहुत शानदार बोल रहे हैं आप दोनों। सीधे अली के पास चलता हूँ। अली मुझे बताइए, जो तर्क मनोज जी दे रहे हो, जो तर्क विवेक जी दे रहे हैं, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन मुझे बताइए कि वो लोग जो तालिबान की तुलना आरएसएस से करते हैं, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे थोड़े दिन काबुल कंधार रह के आए, देख के आए कि क्या हालत है वहां पर? दीपक जी इनको बोलिए अपनी बहन बेटियों को एक बार भेज कर देखे वहां पर, तब पता लग जाएगा इनको कि आरएसएस कितना बढ़िया है। ठीक है मनोज जी रुक जाइए ना, अली को बोलने दीजिए प्लीज। मनोज जी एक एक करके प्लीज। तालिबान कितना अच्छा देश है। जो लोग हिंदुस्तान की अफगानिस्तान से तुलना करते हैं या हिंदुस्तान के संगठनों की तालिबान से तुलना करते हैं, उनको मैं कहूंगा आप जाइए, जरूरी नहीं है कि वहां रह के आइए। अरे आप पढ़ लो भैया, पढ़ लो, शेर शायरी के अलावा थोड़ा और पढ़ लो और मालूम करो कि भाई असल में अफगानिस्तान का ए क्या है, तालिबान का टी क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको दीपक जी देखिए, मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, मगर मैं आपको ये बताऊँ आपको, पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी अगर फौज में जाता है तो हेडलाइन बनती है, अरे सरदार फौज में आया। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी, मैं बताऊँ हिंदुस्तान में चाहे कुछ भी बोले, हम कितना भी रो लें, मर मिट लें, बोल लें, पीट लें, मगर फिर भी हिंदुस्तान के हालात ना वैसे हैं और ना, उम्मीद करता हूं ना ही वैसे होंगे। इसका जिम्मा हमारा सबका है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एकता बनाए रखें। कोई आइडियोलॉजी, देखिए मैं मुसलमान हूँ और मेरे को बहुत फ़ख्र है इस बात की कि मैं मुसलमान हूँ, और अगर मैं दूसरों की भावनाएं समझूंगा, उनके मज़हब की इज़्ज़त करूंगा, उनकी आइडियोलॉजी की इज़्ज़त करूंगा, तभी लोग मेरी भावना की, मेरी मज़हब की, मेरी आइडियोलॉजी की इज़्ज़त करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो हमको बंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एकता से एक साथ। मैं आपको मोहन भागवत की बात कोट करता हूं, जो कि आरएसएस के चीफ हैं। उन्होंने अभी 1.5 महीने पहले गाजियाबाद में बुक लॉन्च था, वहां पे उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ मिलके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने जो लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ कहा था कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं है। तो इस तरीके से तो आरएसएस को कहां से बीच में ले आया और बोला कि भाई अब जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनको बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरे को पढ़ के बाद डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि जो आर्टिस्ट हैं, हम हिंदुस्तानी जो है ना, हम फिल्म वालों को बड़े सीरियसली ले लेते हैं कि अब ये इंटेलेक्चुअल है। भाई कैसे इंटेलेक्चुअल? अगर समझ नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, वो तो कैसे इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल वो होता है जिसको हर टॉपिक के बारे में समझ हो, सूझबूझ हो और उसको तरीका मालूम हो आगे बढ़ने का, लोगों को साथ में लेके ले जाने का, ना ही लोगों को बांटने का। तो मैं ये कतई नहीं मान सकता कि अब देखिए विवेक भाई, सच्चे फौजी अली शाह, सच्चे फौजी और सच्ची बात कर रहे हैं आप, लेकिन बात कर रहे हैं एजेंडे के साथ। आपको भी अली शाह से कुछ सीखना चाहिए। दैट इज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सीखने की जरूरत है। उसका रीजन ये है, देखिए अभी मोहम्मद अली शाह को ये भी समझना चाहिए कि इस पैनल पे बैठ के आप ही की संजू वर्मा ने और उसके बाद आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं किस तरीके से ग्लोबल इस्लामिक जिहाद, इस्लामोफोबिया की बात करी है। यहाँ पे इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को कटघरे में आप ही के डिबेट में इसी डिबेट की रिवाइंडिंग करके मोहम्मद अली शाह जो है संजू वर्मा से कटघरे में खड़ा किया गया। तो अगर इस्लामोफोबिया को मैं सपोर्ट नहीं करता, मेरे को दिख गया संजू वर्मा को लग रहा है कि उनको चाहिए, मिलनी चाहिए, वो ठीक है आपकी बात। लेकिन देखिए अगर अपनी पार्टी कर रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो ठीक है, वो गद्दारी कर रहे हैं। पढ़ के मनोज यादव भी नहीं आए हैं कि भारतीय गवर्नमेंट का, इंडिया का स्टैंड तालिबान पे क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मान्यता भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है, ये पढ़ के नहीं आए आप पहले। सर आप पहले सुनिए मेरी बात, लेट मी स्पीक। आप भैया मेरा इतिहास मत करो, तू मैं मत आओ। अगर इंटेलेक्चुअल बात कर सकते हो मेरे से तो करो, वरना सड़क पे जाके चीखा चिल्ली करो जिस लायक हो। या तो आप लॉजिक से बात करिए। अफगानिस्तान में बोली जाती तो आपका सर कलम हो जाता, जी सर कलम हो जाता। अभिव्यक्ति की आजादी भाई साहब, मैं अफगानिस्तान में नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप चाइना अफगानिस्तान क्यों जा रहे हैं? क्या आप इंडिया को चाइना बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, अमेरिका बनाना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा दोनों रुकिए। अब ये जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नीलेश शुक्ला मेरे दर्शक प्रयागराज से जुड़ गए। नीलेश बताइए, जावेद जी की बात से आप सहमत हैं, विवेक जी की बात से सहमत है, किससे सहमत? धन्यवाद दीपक जी। जावेद अख्तर जैसे लोगों की बात से तो मैं सहमत कतई हो ही नहीं सकता। सर पहली बात तो ये कि ये सब वही टुकड़े टुकड़े और लेफ्टिस्ट मानसिकता वाले गैंग्स के जुड़े हुए लोग हैं। पिछली सरकारों में इनकी
बातें अच्छी तरीके से सुनी जाती थी, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब सर इनकी मानसिकता पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए इनको सारी आपत्तियां हैं। सर हम तो आरएसएस की प्रार्थना मेरे सुबह प्रार्थना करते हैं, विजेत्री जना संगता कार्य शक्तिर विधाया से धर्म से संरक्षण। सर हम तो विधायिका के धर्म का पालन हम आरएसएस हमको रोज सुबह ही सिखाता है। सर हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को, जावेद अख्तर साहब लोगों को, जो लोग आइडियल बनाते हैं अपना, वो ऐसी ऐसी बातें उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अवनीश जी मैं इस सवाल को एक लॉजिकल एंड तक लेने आना चाहता हूं जो नीलेश ने कहा है। नीलेश ने कहा ये लोग इसलिए चिल्लाते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर क्योंकि इनकी बातें अब सुनी जाना बंद हो गई इस देश में। ना लोग सुनते हैं, ना सरकार सुनती है, ना बुद्धिजीवी सुनते हैं। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? दो बातें मैं आपके सामने साफ कर देता हूँ। विवेक श्रीवास्तव ने दो बातें कही, या उन जैसे लोग दो बातें कहते हैं, उन दोनों बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया। तालिबान किनको मार रहा है? मुसलमानों को मार रहा है। तो हम किसके खिलाफ हैं? मारने वाले के खिलाफ। मरने वाले के साथ हैं, जो पिट रहे हैं वहां पर वो भी मुसलमान है। अगर इस्लामोफोबिया होता तो हम कहते कि जो मर रहे हैं, जो पिट रहे हैं, उनको भी मरने दो। उनके साथ नहीं है ना। जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, जिन परिवारों के साथ वहां पर हो रहा है, वो सब मुसलमान है। जो वहां से लाए जा रहे हैं वो भी तो मुसलमान है। तो इस्लामोफोबिया कहां से हो गया? हम रेडिकलिज्म के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम इस बर्बरता के खिलाफ हैं। और जहां तक संघ की बात है, मैं अलीशा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं सिर्फ एक बात, मैं परम पूजनीय गुरुजी हमारे जो द्वितीय सरसंघचालक थे, उनकी बंच ऑफ थॉट से 3 लाइनें पढ़कर सुना देता हूँ। शायद अलीशा जी ने तो मोहन भागवत जी की बात को कोट किया, मैं गुरु गोलवलकर जी की, जिनके बारे में बहुत ही अपमानजनक शब्दों में बात कर रहे थे, 2 लाइनें से कोट कर रहा हूँ। 126 नंबर पेज पर है। हमें ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारने से आपत्ति नहीं है। हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं, इसीलिए हमें प्रत्येक पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है। जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु है वह कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। यह परम पूजनीय गुरुजी ने लिखा है। अब बताइए आप, वो तालिबान से इनकी तुलना की जा सकती है क्या? ये जावेद अख्तर को कहिए कि अर्थ फिल्म बनाने वाले, अर्थ फिल्म को जीने वाले बहुत अलग है। वहां तो फिल्में भी नहीं बन सकती। वीरे दी वेडिंग वहां पे बनाने वाले और काम करने वाले नहीं, देखने वाले तक को कोड़े लगेंगे वहां पर। वहां तो फिल्म सब, शायरी वायरी सब, संगीत सब बंद है वहां पर। बेरोजगार हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान चले जाएं। अरे काहे को जाएंगे भाई? तो सर अरे काहे को जाएंगे वहां? ये गीत संगीत सब बंद है वहां। विवेक जी, संगीत सब बंद है वहां पर। तो मैं दीपक जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। मैं दीपक जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। वहां पर अगर हिंदुस्तान का हर नागरिक उसके साथ खड़ा है, जिसको तालिबानी मार रहे हैं, तो वो मुसलमान है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए अवनीश जी ने क्या बात कही, विवेक जी सुनिए ना, लॉजिक सुनिए उनका। भाई तालिबान जिसको मार रहा है, मनोज यादव जी उसका ही समर्थन कर रहे हैं ना। भाई तालिबान किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। तो कहां से इस्लामिक फोबिया हो गया? किस तरह से इस्लामोफोबिया बताइए ना। मुसलमान को मारा जाए तो ठीक, ये किस हिंदू ने कहा? बताइए ना विवेक जी, बताइए। इंडिया की बात करिए ना सर, आप इंडिया की बात ना सर, आप मैं अवस्थी जी से अपील करूंगा, एक बार हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को डिनाउंस करें। अरे ये डिनाउंस करें। गजब बात हो गई। ठीक है, मैं आता हूँ, हिंदू राष्ट्र पे भी आऊंगा। अगर आप कह रहे हैं ना संघ गुरु गोलवलकर जी की बातें उन्होंने पढ़ के सुनाई आपको, मैं हिंदू राष्ट्र पे भी आऊंगा, उस पर भी बात करूंगा। मेरे साथ ज़ेबा खान भी जुड़ेंगी। अली भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मुझे। स्वदेश की बहस में हम बात कर रहे हैं गीतकार और मशहूर शायर जावेद अख्तर उस बयान पर जिसमें उन्होंने तालिबान की तुलना आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल से की है। क्या ये तुलना उचित है उस तालिबान से जो बर्बरता का जीता जागता एग्जाम्पल है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ अली शाह साहब हैं जो कि सेना में रह चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ अवनीश अवस्थी साहब हैं, प्रोफेसर है डीयू के, संघ के जानकार हैं, मेरे साथ ज़ेबा खान जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीधे सबसे पहले चलता हूं सागर शर्मा, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सागर, क्या कहेंगे, क्या आपको जावेद साहब का बयान उचित लगता है? जी बताइए सागर जी। नमस्कार जी, मैं गाजियाबाद से सागर शर्मा। मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से जावेद अख्तर जी का कहना ये है
जो तुलना कर रहे हैं तालिबान से, बजरंग दल और इसकी आरएसएस की, ये तुलना गलत है। दरअसल उन्हें एक बार तालिबान होके आना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से वहां पे महिलाओं का साथ दुराचार हो रहा है, क्या व्यवहार हो रहा है। उसी तुलना में उन्हें फिर देखना चाहिए आरएसएस ने भारत और चीन के साथ जब 1962 का युद्ध हुआ था, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जब थे उन्होंने कितना साथ दिया था, महिलाओं का हमेशा सम्मान करा है, महिलाओं का साथ दिया है, हमेशा आरएसएस आगे रहा है। केवल 2 दिन की तैयारी के साथ उन्होंने आरएसएस ने परेड करी थी भारत की 1962 में, परेड करी तो पूरा साथ दिया था। यदि वो तुलना कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में बिल्कुल भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ठीक है सागर, यहीं पे रुकते हैं हम, सीधे जेबा के पास चलता हूं। जेबा, आपको उचित लगती है तुलना, बताइए। जी बहुत हद तक तो सही है दीपक जी ये तुलना, क्योंकि जिस तरह आरएसएस का एजेंडा है वो धर्म के आधार पर है और धर्म को महत्व देता है, उसी तरह तालिबान भी कट्टरवाद पर चलता है और धर्म को महत्व देता है। तो ये बहुत हद तक सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और जहां तक मैं मीडिया चैनल की और इसमें हल्ला करने की बात है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें अपने देश के हालात को देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन आजकल अपने देश की हालात है जेबा, तालिबान जैसे हालात देखिए दीपक जी बोलने दीजिए, महिलाओं को मारा जाए, कोड़े मारे जाए। जी हाँ बिल्कुल जैसे हालात चल रहे हैं। दीपक जी एक मिनट प्लीज, मैंने इंटरप्ट एकदम बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज मनोज जी सुन लीजिए, आप बिल्कुल सवाल पूछिएगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। जेबा को अपनी बात करने दीजिए, जेबा बोलिए। खिलाफ में फरमान जारी हुआ है, कौन सा? दीपक जी पहले उन्हें चुप कराइए। जवाब दीजिए दीपक जी, जो हालात चल रहे हैं ना, जो हालात चल रहे हैं, मेरे बीजेपी के पहलवान, ये बीजेपी के पहलवान को थोड़ा सा बोलिए खड़ा होकर के आ जाए। देखिए ऐसे ही ये लोग प्रोपेगेंडा चलाती है देश के खिलाफ। देख लीजिए ऐसे ही बदतमीज लोग, आप ही जैसे बदतमीज लोग, आप ही जैसे बदतमीज लोग जाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, देखिए आप ही जैसे बदतमीज लोग को देख रहे हैं और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सर, आपको देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है आप किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये भी लोकतंत्र की हत्या है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम, अरे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को बदनाम करोगे क्या? ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं दीपक जी? इस देश के अंदर एक ऐसी लिबरल गैंग है, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे सांसद बाइक हो, चाहे इस तरह के लोग हो, जावेद अख्तर जैसे लोग हो, और ये विवेक श्रीवास्तव भी ये तालिबानियों का समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे बताओ विवेक श्रीवास्तव, शर्म करो, चीनी एजेंट शर्म करो, चीनी एजेंट शर्म करो। मुझे बताओ कितने महिलाओं का बलात्कार हुआ, कितने फरमान सुनाए गए, किसका तुमने खत्म कर दिया, अरे किसका सर कलम हुआ? मुझे बताओ विवेक श्रीवास्तव, जरा बताओ सरकारी तंत्र यूज कर बताओ रहे हो। हिंदुस्तान को अगर बताओ टॉलरेंट होते आरएसएस तो ने कौन से फरमान जारी किए हैं? आरएसएस ने किसकी हत्या की है? अगर टॉलरेंट होते तो जावेद अख्तर से डिस्कशन करते। टॉलरेंट नहीं हो, इनटॉलरेंट हो। ये इनटॉलरेंट इंडिया है, मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया इज इनटॉलरेंट इंडिया। को तैयार है, लेकिन उस तालिबानी अफगानिस्तान खूब चीखो और नारा लगाओ। रैली चल रही है, रैली देखो ऐसा है, रैली नहीं चल रही है विवेक श्रीवास्तव, तुम्हारे जैसे प्रोपेगेंडा करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भारत रैली करो, रैली। ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। अच्छा मनोज यादव जी, अली शाह कुछ कहना चाहते हैं? जेबा की लाइन कट गई, अली के पास चलता, अली बताइए, अली बताइए। हिंदुओं को हेट स्पीच देने का प्रोपेगेंडा, हिंदुओं को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा, तुम रैली करो जाकर के, बदनाम करने का पहलवान तुम जाके रैली करो। झगड़ा बीजेपी वाले थोड़ा पढ़े लिखे को कितने महिलाओं का अत्याचार हुआ, कितने महिलाओं के खिलाफ फरमान जारी हुए, कितने लोगों का सर कलम किया गया? अरे महाराज मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जावेद अख्तर एक बुद्धिजीवी है, अगर उसने सही या गलत कुछ बोला है तो क्या आप उसके घर का घेराव करेंगे? ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कल दीपक चौरसिया कुछ गलत बोलेंगे तो दीपक चौरसिया के घर का घेराव करोगे?
नहीं, कल दीपक चौरसिया के घर का घेराव कर लो, कल दीपक चौरसिया पे केस करो, दीपक चौरसिया के घर के बाहर बैठ जाओ, ये कोई तरीका है? अरे ये हमारा पत्रकार है दीपक भाई, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये मेरे खिलाफ रोज बोले, मैं फिर भी सम्मान दूंगा। वो एक बुद्धिजीवी है, वो एक बुद्धिजीवी है, अगर उन्होंने कुछ बोला है आप उनसे डिस्कशन करिए साहब। बताओ मुझे मनोज जी रुक जाइए लगातार। मनोज अली कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी रुक जाइए, जेबा भी आ गई है, अली कुछ कहना चाहते हैं, अली जोड़िए अपनी बात। अली बताइए, मनोज जी कह रहे हैं कि बताइए कितनों के फतवे जारी हुए, कितनों के सर कलम हुए, कितनों को कोड़े मारे गए, नंबर दे दीजिए आप। दीपक जी, लेकिन जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं ना, अगर इन्हें आरएसएस जैसे लोगों को मौका मिले तो बिल्कुल ये कलम करेंगे। इस देश का खाती हो, इस देश का खाते हैं लोग, पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, पाकिस्तान चीन का खाते हैं। इस देश का बैठ के नहीं खाओगे, देश में आपसे देश की छवि को खराब करोगे, ज्यादा वफादार और ईमानदार है। अगर देश में खाते हैं तो आपसे ज्यादा संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो प्रधानमंत्री है वो भी नहीं, देश का खाने, मनोज भाई देश का खाने का सबको हक है, देश का खाने का सबको हक है। अली के बाद चलता हूँ, जेबा रुक जाइए, अली कुछ जोड़ना चाहता है, अली जोड़िए, फिर आप विजय जी के पास जाओगे। तालिबान से तुलना करेंगे और बीजेपी की तुलना करेंगे। दीपक जी, जिस समय ये लोग मुखबरी कर रहे थे ना, अंग्रेजों की उस टाइम हम लोग शहीद हो रहे थे देश के लिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं। इस देश में अवार्ड वापसी गैंग, बुद्धिजीवी गैंग, ये बहुत लिबरल गैंग बहुत एक्टिव हो गई है, क्योंकि इनको अब वो चीजें मिल नहीं रही है जो यूपीए के समय। मनोज जी अली जवाब देना चाहते हैं आपको, अली बोलिए। मनोज जी कह रहे हैं कि फिगर बता दीजिए भाई, कितनों के सर कलम हुए। मनोज जी रुक जाइए, सब्र करिए, मनोज जी सब्र करिए, मनोज जी सब्र करिए, अली की आवाज से। सेना को गाली देते हो। दीपक जी जेबा एक मिनट रुक जाइए, अली कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में तुरंत आपको नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिए, एक आप तो जहर उगलेंगे देश के खिलाफ। अरे पहले ठीक है, लेडीज फर्स्ट, महिलाएं पहले, आप बोलिए, लेडीज फर्स्ट बोलिए। संविधान का विरोध करते हो, नहीं इनको बोलना है, बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है, यही देश में अच्छे काम होते हैं उनको। अरे बोलिए, ये किसी भी हालत में तालिबान से कम नहीं है, यही इनकी मानसिकता है, आवाज दबाने की, आवाज को कुचलने की, और तालिबान हो क्या ये मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, एक बार तालिबान जाकर के आइए प्लीज। आप जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, देवी जी, काबुल और कंधार जाकर के आइए, अफगानिस्तान जाकर के आइए देवी जी आप जाकर के आइए, कृपया निवेदन है मेरा आपसे, एक बार तालिबान जाकर के आइए, आप कंधार और काबुल होकर के आइए, काबुल और कंधार होकर के आइए, विशेष निवेदन है मेरा आपको पता। अच्छा, मैं यहीं पे दोनों को रोकता हूँ। अफसोस आप दोनों के आर्गुमेंट में टाइम खत्म हो चुका है, मेरे पास आज बहुत कम टाइम था ब्रेक के बाद, मैं यहीं पर आप दोनों को रोकता हूँ, लेकिन बहस हमारी जारी रहेगी। क्या ऐसी तुलना उचित है? और हमारे दर्शक क्या कहते हैं सुन लीजिए। क्या जावेद अख्तर का बयान राजनीति से प्रेरित है? हाँ क्या ना? 95% लोगों का। देश की बहस में फिलहाल एक ब्रेक। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।